था। सुश्री मायावती और मान्यवर काशीराम के अथक प्रयास से दलित समाज संगठित होता है, जिसके बाद प्रदेश शासन को यह संकेत मिल गया कि अगर वो दलितों की बात नहीं करेंगे, उनके उत्थान की बात नहीं करेंगे, तो आपका सत्ता में टिकना नामुमकिन है। नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी पारेख और कुकू एफएम पर हम सुश्री मायावती जी के अथक जीवन संघर्ष, उनके कीर्तिमान, उनके द्वारा किए गए विशेष कार्य एवं उनके मूल मंत्र सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सार्थकता को जानेंगे। आने वाले एपिसोड में मायावती जी के जीवन से जुड़े हर पहलू की चर्चा निकटता से करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ और सुनते रहे कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। जाति है कि कभी जाति नहीं। जातिवाद पर टिप्पणी करते हुए कई बुद्धिजीवी अक्सर ये कहते हैं कि एक बार जब किसी व्यक्ति के ऊपर जाति का टैग लग गया तो वो कभी खत्म नहीं होती है। हिंदू समाज में फैली जातिगत आधारित जीवन व्यवस्था के बहुत ही घातक परिणाम यहाँ के निवासियों को भुगतने पड़े थे। हिंदू समाज को संगठित और संस्कारित बनाने के लिए कभी कालांतर में शुरू हुई जाति व्यवस्था इस देश और हिंदू समाज के लिए एक नासूर बन जाएगी, इस बारे में कभी इस व्यवस्था को लागू करने वाले व्यक्ति ने भी नहीं सोचा था। समय गुजरने के साथ लोगों का व्यवहार बदलता गया और लोगों की नजरों में कुछ जातियां उच्च वर्ग तो कुछ जातियां निम्न वर्ग में बंटने लगी। उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक तो सही था, लेकिन लोगों की गुलामी की मानसिकता ने इस व्यवस्था को एक जहर बना दिया। लोगों को उनकी जाति के आधार पर तोला जाने लगा, उनके साथ व्यवहार भी उसी अनुसार किया जाने लगा। जातियों को ऊंच और नीच जैसे वर्गों में बांट दिया गया। ऊंची जाति से आने वाले व्यक्ति का सम्मान पलक पांवड़े बिछाकर किया जाता, तो वहीं नीची जाति से आने वाले व्यक्ति से बात करने में भी अछूतपन और अपमान माना जाने लगा। ये कोई धार्मिक उन्माद नहीं था, ये कोई धर्म की व्यवस्था नहीं थी, यह थी तो हमारी सोच। ये हमारी सोच के स्तर को प्रदर्शित करती थी। ये धार्मिक व्यवस्था इसलिए नहीं कही जा सकती और ना ही हिंदू समाज की व्यवस्था कही जा सकती है, क्योंकि जिस हिंदू धर्म में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का समावेश था, जिस हिंदू धर्म में चींटी को कण और हाथी को मण देने की बात की जाती हो, उस धर्म में क्या कभी मानव मानव में भेद किया जा सकता है? जिस हिंदू धर्म में हर मानव में भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, क्या उस हिंदू धर्म या उस व्यवस्था में कभी भगवान को ऊंच और नीच में बांटा जा सकता है? कभी नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि मनुस्मृतियों के श्लोकों और उनके नियमों को अपने स्तर से संशोधित कर समाज के दुराचारी लोगों ने इसमें किसी एक वर्ग को ऊंच और किसी को नीच बनाने जैसा निंदनीय कार्य किया। अथवा जिस प्रकार देश में अनेकों कुरीतियों का समय के साथ जन्म हुआ, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, उसी प्रकार जाति प्रथा का जन्म हुआ। कई साहित्यकारों का मानना यह भी है कि एक संगठित हिंदू सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विरासत को खत्म करने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों ने समाज में विद्रोह उत्पन्न करने के लिए मनुस्मृति एवं अन्य धर्म ग्रंथों में मनमाने ढंग से संशोधन करके उसे प्रचारित किया। वे जिस समाज को तोड़कर राज्य करना चाहते थे, उस समाज को तोड़ने में सफल भी हुए और शताब्दियों तक राज्य भी किया। इतिहास शक्तिशाली व्यक्ति के गुणगान और उसी के अनुसार लिखा जाता है, चाहे उसमें कुछ गलत हो या सही, लेकिन हमेशा उसे ही सही ठहराया जाता है। और कुछ ऐसा ही हमारे देश हिंदू धर्म और धर्म ग्रंथों के साथ हुआ और हमने इसे ही हमारी नियति मानकर एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हुए अत्याचार करना शुरू किया। समाज के सबसे शक्तिशाली और सेवाभावी समाज को हमने विक्षिप्त बना दिया। उसी विक्षिप्त समाज से निकलकर एक राज्य की मुख्यमंत्री तक की कठिन डगर तय करने वाली कुमारी मायावती का जन्म देश की राजधानी दिल्ली के एक हॉस्पिटल सुचिता कृपलानी में 15 जनवरी 1956 को हुआ था। मायावती मूलतः दिल्ली की रहने वाली नहीं थी। इनके पिता प्रभुदास जी भारत सरकार के डाक विभाग में तार विभाग का काम देखते थे।
और उनकी पोस्टिंग दिल्ली में होने के कारण मायावती का बचपन और प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में ही पूरी हुई थी। मायावती का ननिहाल वर्तमान गाजियाबाद और ददिहाल दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नामक जनपद में था। मायावती का लालन पोषण दिल्ली में होने के कारण उन्हें बहुत ही कम मौका मिला था अपनी नानी के घर जाने का। लेकिन जब भी वह अपनी माँ के साथ नानी के घर जाती थी, तब उन्होंने जाना अस्पृश्यता क्या होती है। एक विशेष जाति के लोगों से लोग किस तरह से नाक भौं सिकोड़कर बात करते हैं, इन सभी को बहुत ही करीब से देखने का मौका मिला। इसके बारे में मायावती बताती हैं कि जब वो कभी अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल जाती थी, तब गांव के ऊंची जाति यानी सवर्ण कहे जाने वाले लोग उनसे पूछते थे कि तुम्हें किस मोहल्ले में जाना है, तो उनकी माँ कहती थी कि उन्हें चमारों के मोहल्ले में जाना है। जब वे लोग चमारों के मोहल्ले का नाम सुनते थे तो तुरंत ही अपना मुंह मोड़ लेते थे। मायावती जब अपनी माँ से पूछती कि क्यों उनकी जाति के बारे में सुनकर उनके तेवर बदल जाते हैं, तो मायावती की माँ रामरती एक कुशल गृहिणी थी और इस बात को अच्छे से समझती थी कि बाल मन पर इस बात का क्या प्रभाव होता है। इसलिए वे बाल मन में किसी समाज के प्रति गलत धारणा और विद्रोह के भाव पैदा नहीं हो, इसके लिए वे काफी तर्कपूर्ण जवाब देते हुए कहती कि गांव में सभी लोग जाति के अनुसार अलग अलग मोहल्लों में रहते हैं। ये व्यवस्था सिर्फ तुम्हारी नानी के गांव में या फिर गांवों में ही नहीं है, ऐसा पूरे भारत में हर जगह होता है और जहां तुम रहती हो दिल्ली में, वहां भी ऐसा ही होता है। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन माँ के जवाब से ज्यादा मायावती के बाल मन पर लोगों द्वारा उपेक्षित करने वाले भावों का असर ज्यादा हुआ और वह विद्रोह उनमें लगातार बढ़ता ही गया। रामरती के 3 बेटियां थीं, लेकिन उनके कोई लड़का नहीं था। इसलिए लोग मायावती के पिता को सलाह देते कि वह दूसरा विवाह कर ले, ताकि दूसरी पत्नी से उन्हें संतान के रूप में बेटी की प्राप्ति हो जाए और वंश बेल को बढ़ाने वाला मिल जाए। लेकिन मायावती के पिता रूढ़िवादी विचारधारा के व्यक्ति नहीं थे और इसलिए उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। मायावती के दादाजी प्रगतिशील विचार को तवज्जो देने वाले व्यक्ति थे और वे कहते थे कि जब उनकी बेटी का जन्म होगा तो वे उसे खूब पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके एक भी बेटी ने जन्म नहीं लिया और उनके 6 बेटे हुए। उन्होंने उन्हें खूब पढ़ाया लिखाया और योग्य बनाया। आगे इस सफर में मायावती जी की शिक्षा की बात की जाए तो सरकारी स्कूल में ही हुई थी। वो शुरू से काफी होनहार बालिका रही थी। सन 1972 में मायावती ने एक ही साल में 3 कक्षाओं 9वीं, 10वीं और 11वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी। मायावती ने सन 1975 में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। सन 1976 में मायावती ने अपनी बीएड भी पूरी कर ली। लेकिन इसके बाद मायावती ने लॉ की पढ़ाई करने का विचार किया। एलएलबी करके वकालत की डिग्री प्राप्त कर ली। सन में माया